नमस्कार दोस्तों, हम प्रेपरेशन कर रहे हैं HPPSC PGT पॉलिटिकल साइंस के पेपर 2 की। हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है भारतीय प्रशासन, जिसके विषय हैं लोकपाल, लोकायुक्त, जिला कलेक्टर, पंचायती राज, 73वां 74वां संशोधन। इनसे रिलेटेड हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। तो चलिए जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 21 से हम स्टार्ट करते हैं। कार्यपालिका द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण का तरीका। कार्यपालिका द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण का तरीका वो है नियुक्ति, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, ऑप्शन अलग अलग हैं। देखिए, कार्यपालिका द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण का तरीका, तो इसमें तीनों ही हैं, नियुक्ति, पदच्युति, स्थानांतरण। ये हो गए। देखिए, कार्यपालिका द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण के तरीके, एक नियुक्ति हो गया, पदच्युति हो गया, स्थानांतरण भी हो गया। आगे 23 भी सेम क्वेश्चन है, कार्यपालिका द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण का तरीका। तो इसमें जो सही ऑप्शन हमारा निर्देशन, नियंत्रण, निरीक्षण, ये तीनों ही हैं, तो डी ऑप्शन हमारा ये राइट होगा। आगे भी सेम क्वेश्चन, कार्यपालिका द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण का तरीका कौन सा है। तो इसमें 24 में देखिए नीति निर्माण एक हमारा राइट आंसर होगा। तो अब हम डिटेल में देखते हैं, कार्यपालिका द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण के तरीके कितने हो गए। देखिए 3 ये हो गए हैं, नियुक्ति, पदच्युति, स्थानांतरण ये हो गए, निर्देशन, नियंत्रण, निरीक्षण ये भी हो गए, और यहाँ पर हो गया नीति निर्माण। तो ये सभी जो हैं कार्यपालिका द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण के तरीके हैं। आप ध्यान से देखिए इनके, नियुक्ति, पदच्युति, स्थानांतरण, निर्देशन, नियंत्रण, निरीक्षण और नीति निर्माण, ये सभी कार्यपालिका द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण के तरीके हैं। 25 में, बजट कार्यपालिका के हाथ में प्रशासन पर नियंत्रण का एक साधन है, क्योंकि खर्च का पूरा लेखा जोखा रखना पड़ता है, खर्च का लेखा परीक्षण होता है, खर्च वित्तीय नियमों के अनुसार ही करना पड़ता है। तो सभी डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रशासन पर कार्यपालिका के नियंत्रण का उदाहरण क्या है। प्रशासन पर कार्यपालिका के नियंत्रण का उदाहरण है के हनुमंतैया बनाम गांगुली विवाद, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। प्रशासन पर कार्यपालिका नियंत्रण हस्तक्षेप कब बन जाता है। प्रशासन पर कार्यपालिका नियंत्रण हस्तक्षेप ये बन जाता है जब मौखिक किंतु नियम विरुद्ध निर्देश दिए जाते हैं, स्थानांतरण का भेद दिखाया जाता है, बार बार स्थानांतरण किया जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। अपने मंत्रालय से संबंधित सभी कार्यों के लिए उत्तरदायी कौन होता है, वो होता है मंत्री, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। प्रशासन पर कार्यपालिका के नियंत्रण का स्वरूप कैसा होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। लाल बहादुर शास्त्री ने बार बार होने वाली रेल दुर्घटनाओं के कारण मंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया, क्योंकि विभागीय असफलता का दायित्व मंत्री के ऊपर आता है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर होगा। आगे पूछा गया, प्रशासनिक कानून के लिए प्रसिद्ध है। प्रशासनिक कानून के लिए प्रसिद्ध है फ्रांस, ए ऑप्शन। कानून के शासन की अवधारणा के उद्भव के लिए प्रसिद्ध है, इंग्लैंड प्रसिद्ध है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। आगे देखिए, प्रशासनिक कानून। प्रशासनिक कानून राज्य कर्मचारियों को विशेष स्तर प्रदान करता है, राज्य कर्मचारियों को सामान्य नागरिकों से बराबर मानता है, और सामान्य नागरिकों को राज्य कर्मचारियों से उच्चतर स्थिति प्रदान करता है। तो इसमें से हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रशासनिक कानून राज्य कर्मचारियों को विशेष स्तर प्रदान करता है, ए ऑप्शन इसमें केवल सही है 33 में। नेक्स्ट में पूछा गया है, कानून के शासन के अर्थ से संबंधित नहीं है। इनमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा कानून के शासन के अर्थ से संबंधित नहीं है। वो है प्रशासनिक अधिकारियों को विशेष दर्जा, बी ऑप्शन जो है ये कानून के शासन के अर्थ के साथ संबंधित नहीं है। बाकी तीनों ही शासन का संचालन कानून के अनुसार हो, ये भी सही। कानून के समक्ष समानता, समान न्यायालय एवं विधि, ये तीनों जो है कानून के शासन के अर्थ से संबंधित हैं। आगे पूछा गया है, बंदी प्रत्यक्षीकरण से तात्पर्य। बंदी प्रत्यक्षीकरण से क्या तात्पर्य है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण से तात्पर्य है कैदी को कानून के विरुद्ध जेल में ना रखा जाए और उसको समीपस्थ न्यायाधीश के समक्ष पेश किया जाए, ये है बंदी प्रत्यक्षीकरण से तात्पर्य, ए ऑप्शन यहाँ 35 का राइट होगा। यह कार्यपालिका के अधिकारियों को किसी विशेष कार्य से रोकने के लिए दिया जाता है। तो इनमें से कौन सा लेख कार्यपालिका के अधिकारियों को किसी विशेष कार्य से रोकने के लिए दिया जाता है, वो है निषेधाज्ञा, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा 36 का। यह लेख परमादेश तथा प्रतिषेध के गुणों का मिश्रण है। कौन सा परमादेश तथा प्रतिषेध के गुणों का मिश्रण है, वो है उत्प्रेषण लेख, ए ऑप्शन। इस लेख द्वारा कोई व्यक्ति यदि गैर कानूनी रूप से किसी पद या अधिकार का प्रयोग करता है तो न्यायालय उसे ऐसा करने से रोक सकता है। कौन से लेख के अनुसार न्यायालय उसे ऐसा करने से रोक सकता है, वो अधिकार परीक्षा, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा 38 का।
उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों से सभी प्रकार के रिकॉर्ड इस बात की जांच पड़ताल करने के लिए अपने पास मंगवा सकता है कि अधीन न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर तो नहीं गया। तो कौन से लेख के अनुसार? तो इसमें उत्प्रेषण लेख जो है इसके अनुसार उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों से रिकॉर्ड जो है वो मंगवा सकता है। उत्प्रेषण लेख यहाँ ए ऑप्शन 39 का राइट होगा। भारत में प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण का साधन नहीं है। इनमें से कौन सा भारत में प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण का साधन नहीं है? वो है बजट, बी ऑप्शन। भारत में प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण का साधन है, अभी पूछा है भारत में प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण का साधन है, वो कौन सा है? वो है न्यायिक पुनर्निरीक्षण, ए ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट पूछा गया है भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के संबंध में निम्न में से कौन सा एक सही है? न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के संबंध में यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं, तो कौन सा सही है? तो इसमें केवल एक कथन सही है, विधायी निर्णय के न्यायिक पुनर्विलोकन के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाया जा सकता है। ये वाला कथन जो है ये ही सही है। बाकी ये कथन तीनों ही गलत हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के संबंध में ये गलत है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय स्वयं ही न्यायिक पुनर्विलोकन के लिए मामले अपने हाथ में ले सकता है, ये गलत है। नए परिप्रेक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय अपने ही निर्णयों का पुनर्विलोकन कर सकता है, ये भी गलत। और सर्वोच्च न्यायालय निचली अदालतों से किसी भी मामले को उसके न्यायिक पुनर्विलोकन के लिए प्रस्तुत करने का आदेश दे सकता है, ये भी गलत है। भारत में प्रशासन पर जन नियंत्रण के साधन कौन से हैं? भारत में प्रशासन पर जन नियंत्रण के साधन निर्वाचन, दबाव समूह, लोकमत, तीनों है, तो डी ऑप्शन इनमें से सभी करेक्ट होगा। भारत में प्रशासन पर जन नियंत्रण का साधन यहाँ पर पूछा गया है। भारत में प्रशासन पर जन नियंत्रण का साधन वो कौन सा है? वो है जनमत, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। प्रशासन पर आंतरिक नियंत्रण के उपकरण कौन से हैं? प्रशासन पर आंतरिक नियंत्रण के उपकरण बजट, लेखा परीक्षण, कार्मिक प्रबंध, तीनों ही है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर 45 का सही होगा। आगे, प्रशासन पर आंतरिक नियंत्रण का एक तरीका वो है दक्षता सर्वे, ए ऑप्शन। आगे, प्रशासन पर आंतरिक नियंत्रण का एक तरीका, सेम क्वेश्चन, ऑप्शन अलग अलग है, तो इसमें भी यही वो पूछा गया है कि प्रशासन पर आंतरिक नियंत्रण का एक तरीका क्या है? वो है लेखा परीक्षण, 47 का सी होगा। यहाँ पे एक दक्षता सर्वे हो गया, आंतरिक नियंत्रण का तरीका, इसमें लेखा परीक्षण हो गया, 2 हो गए। 48 में प्रशासन पर आंतरिक नियंत्रण का तरीका, सेम क्वेश्चन, तो इसमें आचार संहिता हो गया। तो यहाँ पर देखिए 3 जो ऑप्शन दिए गए हैं प्रशासन पर आंतरिक नियंत्रण के तरीके हैं। पहला दक्षता सर्वे, लेखा परीक्षण और आचार संहिता, ये 3 तरीके हैं। 49 में निम्नलिखित शासन व्यवस्था वाले देशों में प्रशासन अनियंत्रित हो जाता है। कौन सी शासन व्यवस्था वाले देशों में प्रशासन जो वो अनियंत्रित हो जाता है? नौकरशाही, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे 50 में देखिए, प्रशासन पर विधायी नियंत्रण एक क्या है? ऐतिहासिक दुर्घटना का विषय है, रूढ़ि का विषय है, प्रक्रिया अनुपालन का विषय है, या लोकतांत्रिक विश्वास का विषय है? तो प्रशासन पर विधायी नियंत्रण एक लोकतांत्रिक विश्वास का विषय है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 51 नागरिकों तथा प्रशासकों के बीच मेलजोल बढ़ाने के लिए आवश्यक है। नागरिकों तथा प्रशासकों के बीच मेलजोल बढ़ाने के लिए आवश्यक है लोक संपर्क, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक संपर्क का उद्देश्य होता है, तो लोक संपर्क का उद्देश्य होता है कार्यक्रमों के बारे में अनुकूल जनमत उत्पन्न करना, बी ऑप्शन सही होगा इसमें। नेक्स्ट है, लोक संपर्क से क्या तात्पर्य है? लोक संपर्क से तात्पर्य है लोकमत को शासन के अनुकूल रखने का प्रयास, सी ऑप्शन 53 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। 54 लोक संपर्क का लक्षण नहीं है। इनमें से कौन सा लोक संपर्क का लक्षण नहीं है? वो है जनता को सलाह देना कि उसे क्या कामना करनी चाहिए, ये लोक संपर्क का लक्षण नहीं है, बी इसमें सही होगा। बाकी ये तीनों ही लोक संपर्क के लक्षण हैं। आगे नेक्स्ट देखिए, लोक संपर्क का उद्देश्य क्या है? इनमें से लोक संपर्क का उद्देश्य है प्रशासन को अनुचित आलोचनाओं से बचाना, प्रशासन की प्रतिष्ठा एवं लोकप्रियता में वृद्धि करना और लोकमत को शासन के अनुकूल बनाए रखना, तो सभी सही हैं, डी ऑप्शन इसमें राइट होगा। भारत में लोक लेखा समिति के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। लोक लेखा समिति के संबंध में यहाँ पर वक्तव्य दिए गए हैं, तो कौन सा यहाँ पर कूट वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर मिलाने हैं, कौन सा सही होगा? 56 का सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है, पहला और दूसरा केवल। भारत में लोक लेखा समिति के संबंध में यह CAG के कैग के लेखा परीक्षा रिपोर्ट की परीक्षा करती है, ए ऑप्शन। और दूसरा भी सही है, यह समिति के सुझाव सरकार को मानने पड़ते हैं,
इस समिति के सुझाव सरकार को मानने पड़ते हैं, ये भी सही है। बाकी ये तीसरा चौथा जो वक्तव्य है ये गलत है। यह सुनिश्चित करती है कि सभी कारोबार में वित्तीय मर्यादा के अभी नियमों का पालन हो, ये गलत है। और समिति गैर दलगत तरीके से काम करती है, ये भी गलत है। केवल पहला और दूसरा सही है लोक लेखा समिति के संबंध में। लोक संपर्क विभाग के कार्य क्या हैं? लोक संपर्क विभाग के कार्य प्रचार, लोक प्रशिक्षण, जनता की इच्छा को ज्ञात करना, तीनों ही है तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। सरकार की उपलब्धियों से जनता को परिचित करने का कार्य किसका है? सरकार की उपलब्धियों से जनता को परिचित करने का कार्य, ये कार्य है लोक संपर्क विभाग का, बी ऑप्शन 58 का करेक्ट होगा। लोक संपर्क स्थापित करने का सर्वाधिक प्रभावक साधन है दूरदर्शन, सी ऑप्शन करेक्ट होगा 59 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लोक संपर्क के मार्ग में बाधा, तो लोक संपर्क के मार्ग में बाधा निरक्षरता, उदासीनता और निर्धनता, तीनों ही तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। जन शिकायतों को दूर करने के लिए निम्नलिखित संस्था का प्रचलन हुआ है, तो किस संस्था का प्रचलन हुआ है जन शिकायतों को दूर करने के लिए? वो जो संस्था है वो है ओम्बड्समैन, ओम्बड्समैन संस्था, बी ऑप्शन ओम्बड्समैन। ओम्बड्समैन की सर्वप्रथम किस देश में शुरुआत हुई? ओम्बड्समैन जो संस्था है इसकी सबसे पहले किस देश में शुरुआत हुई? इसकी शुरुआत हुई स्वीडन में, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे, भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त पदों की स्थापना करने की सिफारिश की है। कौन से आयोग ने लोकपाल और लोकायुक्त पदों की स्थापना करने की सिफारिश की? प्रशासनिक सुधार आयोग ने, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। भारत में ओम्बड्समैन जैसी संस्था स्थापित करने के प्रबल समर्थक कौन थे? तो वो थे लक्ष्मीमल सिंघवी, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे, लोकपाल विधेयक 2013 पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर कब स्वीकृति की? लोकपाल विधेयक 2013 पर राष्ट्रपति ने कब हस्ताक्षर किए थे? तो हस्ताक्षर किए थे 1 जनवरी 2014 को, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा 65 का। नेक्स्ट देखिए, लोकपाल विधेयक 2013 को पारित करने में निम्न में से किसका दबाव रहा? तो अन्ना हजारे का दबाव रहा था, डी ऑप्शन यहाँ राइट आंसर होगा। लोकपाल अधिनियम 2014 में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? इस अधिनियम में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं 8, सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा 67 का। आगे है, लोकपाल के गठन के लिए कौन सा प्रावधान आवश्यक नहीं है? इनमें से कौन सा एक प्रावधान लोकपाल के गठन के लिए आवश्यक नहीं है? वो है लोकपाल के आधे सदस्य संसद सदस्य होने चाहिए, ये जरूरी नहीं है, सी ऑप्शन राइट होगा। बाकी लोकपाल के आधे सदस्य न्यायिक पृष्ठभूमि के होने चाहिए, ये जरूरी है लोकपाल के गठन के लिए। लोकपाल में कम से कम आधे सदस्य अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यकों और महिलाओं में से होने चाहिए, ये भी जरूरी है लोकपाल के गठन के लिए। और लोकपाल का अध्यक्ष भारत का पूर्व मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश या फिर कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति हो सकता है, ये भी लोकपाल के गठन के लिए जरूरी है। केवल सी ऑप्शन जरूरी नहीं है। 69 में निम्न में से किसे लोकपाल के लिए गठित की जाने वाली चयन समिति का सदस्य नहीं रखा गया है? इसमें उपराष्ट्रपति को, इसमें लोकपाल के लिए जो गठित की जाने वाली चयन समिति का सदस्य नहीं रखा गया है उपराष्ट्रपति है, ए ऑप्शन यहाँ राइट होगा। 70 में देखिए, निम्न में से किसे लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में नहीं रखा गया है? तो राष्ट्रपति को लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में नहीं रखा गया है, बी ऑप्शन। बाकी प्रधानमंत्री, मंत्री और संसद सदस्य जो हैं इनको सभी को लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में रखा गया है। लोकायुक्त में अधिकतम कितने सदस्यों का प्रावधान है? 8 सदस्यों का, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा मार्च 2019 में नियुक्त भारत के प्रथम लोकपाल निम्न में से कौन है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा मार्च 2019 में नियुक्त भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? वो हैं जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा 72 का। 73 में वर्तमान में भारत में नागरिक शिकायतों के निवारण के लिए संस्थाओं में सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है? लोकायुक्त और सर्वोच्च न्यायालय, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। भारत के अधिकांश राज्यों में निम्नलिखित संस्था कार्यरत है, तो अधिकांश राज्यों में कौन सी संस्था कार्यरत है? लोकायुक्त संस्था, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा 74 का। आगे पूछा है, भारत में केंद्रीय स्तर पर निम्नलिखित संस्था अब तक अस्तित्व में नहीं आई। केंद्रीय स्तर पर कौन सी संस्था अब तक अस्तित्व में नहीं आई? लोकपाल संस्था केंद्र में अस्तित्व में नहीं आई है, ए ऑप्शन यहाँ 75 का राइट होगा। संसद में प्रत्येक दिन का प्रथम कालांश निर्धारित होता है, प्रत्येक दिन का प्रथम कालांश
निर्धारित होता है प्रश्न पूछने के लिए। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा 76 का। 77 में देखिए, प्रशासन पर अधिशासी नियंत्रण रखने के लिए निम्न में से कौन सा एक सर्वाधिक प्रभावी उपकरण है? वो है सिविल सेवा संहिता। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 78 में देखिए, प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण का यह भी एक तरीका है। वो है राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस। बी ऑप्शन 78 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस एक के पास किसी क्षेत्र को नगरपालिका या नगर निगम या पंचायत में गठित करने का अधिकार है? यह अधिकार राज्य सरकार के पास है। डी ऑप्शन। भारतीय प्रशासन का मेरुदंड माना जाता है। भारतीय प्रशासन का मेरुदंड माना जाता है जिला कलेक्टर को। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे पूछा गया, भारत में क्षेत्रीय प्रशासन की मुख्य इकाई क्या है? भारत में क्षेत्रीय प्रशासन की मुख्य इकाई है जिला। बी ऑप्शन। भारत में जिले को क्षेत्रीय प्रशासन की इकाई माना जाता है। क्यों माना जाता है? तो क्योंकि यह भौगोलिक दृष्टि से पर्याप्त सुविधाजनक है, इसका आकार ना अधिक बड़ा है और ना अधिक छोटा है, यह ऐतिहासिक निरंतरता का परिणाम है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर तीनों ही कारण है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जिला प्रशासन से संबंधित यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं। जो सही नहीं है वो है, भारतीय संविधान के अंतर्गत जिले को प्रशासनिक इकाई के रूप में मान्यता दी गई है। ये वाला कथन जो है ये सही नहीं है। बाकी ये तीनों ही कथन सही हैं। जिले से संबंधित, भारत में जिला प्रशासन का संपूर्ण ढांचा पद सोपान व्यवस्था के रूप में देखा जा सकता है, ये सही है। जिला प्रशासन एक जिले में सरकार के समस्त कार्यों का सामूहिक रूप है, ये भी सही है। और ब्रिटिश शासन के समय जिले को क्षेत्रीय प्रशासन की इकाई बना दिया गया, ये भी सही है। केवल सी ऑप्शन जो है ये सही नहीं है जिला प्रशासन के संबंध में। नेक्स्ट, जिला प्रशासन से संबंधित स्तर नहीं है। इसमें से कौन सा जिला प्रशासन से संबंधित स्तर नहीं है? वो है नगर। सी ऑप्शन। बाकी तहसील, उपखंड, जिला, ये जिला प्रशासन से संबंधित हैं। 7 में देखिए, ब्रिटिश शासनकाल में जिला प्रशासन का लक्ष्य नहीं था, वो था विकास प्रशासन संबंधी कार्य। ये ब्रिटिश शासनकाल में जिला प्रशासन का लक्ष्य ये नहीं था, विकास प्रशासन संबंधी कार्य। सी ऑप्शन। आगे है, भारत में जिला कलेक्टर का पद किसकी देन है? तो ये देन है ब्रिटिश शासन की। ए ऑप्शन। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा कार्य जिला कलेक्टर द्वारा संपन्न नहीं होता है? तो इनमें से न्याय प्रदान करना, ये जिला कलेक्टर द्वारा संपन्न नहीं होता है। सी ऑप्शन सही होगा। बाकी कानून व्यवस्था बनाए रखना जिला कलेक्टर द्वारा, भू राजस्व की वसूली ये भी जिला कलेक्टर द्वारा, और समाज कल्याण ये भी जिला कलेक्टर द्वारा संपन्न होते हैं। जिला कलेक्टर साधारणतया, तो जिला कलेक्टर साधारणतया समानज्ञ होता है। ए ऑप्शन समानज्ञ। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिले की कानून और व्यवस्था के संरक्षक के रूप में जिलाधिकारी तभी प्रभावी हो सकता है जब वह, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन इसमें केवल सही है, पहला, तीसरा और चौथा। यानी कि जिले की कानून और व्यवस्था के संरक्षक के रूप में जिलाधिकारी तभी प्रभावी हो सकता है जब वह औपचारिक और अनौपचारिक उपायों को काम में ले, अच्छे जनसंपर्क को व्यवहार में लाए और द्विमार्ग संप्रेषण व्यवस्था को प्रयुक्त करे। तो पहला, तीसरा और चौथा कथन जो है सही है। नेक्स्ट में पूछा गया है, देखिए, जिला कलेक्टर के रूप में जिलाधीश निम्नलिखित कार्य करता है। जिला कलेक्टर के रूप में जिलाधीश कौन कौन से कार्य करता है? वो राजस्व वसूली करता है। बी ऑप्शन यहाँ पर 12 का राइट होगा। आगे पूछा गया है, जिला मजिस्ट्रेट के रूप में जिलाधीश का प्रमुख कार्य क्या है? जिला मजिस्ट्रेट के रूप में जिलाधीश का प्रमुख कार्य शांति और व्यवस्था कायम करना। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा केवल। 14 में, स्वतंत्रता के बाद कलेक्टर का निम्नलिखित कार्य महत्वपूर्ण हो गया। वो विकास कार्य स्वतंत्रता के बाद कलेक्टर का मुख्य कार्य, महत्वपूर्ण कार्य कौन सा हो गया? विकास कार्य। बी ऑप्शन सही होगा। जिले में विकास संबंधी कार्यों का प्रमुख समन्वयक है, वो है जिला कलेक्टर। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। जिला विकास अधिकारी के रूप में कलेक्टर निम्नलिखित में से किससे जुड़ गया है? तो ये जुड़ा है पंचायती राज से। बी ऑप्शन करेक्ट होगा 16 का। यह किसका सुझाव है कि जिला स्तर पर एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी का पद निर्मित किया जाना चाहिए जिसके नियंत्रण में जिले का विकास संबंधी समस्त प्रशासन रहेगा? ये कथन है अशोक मेहता समिति का। ये सुझाव किसका है? अशोक मेहता समिति का ये सुझाव है। वह कौन सा राज्य है जहां जिला कलेक्टर को पंचायत राज एवं विकास कार्यों से मुक्त रखा गया है? वह राज्य है महाराष्ट्र। ए ऑप्शन।
यहाँ पर जिला कलेक्टर को पंचायत राज एवं विकास कार्यों से मुक्त रखा है। प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अधिकांशतः नियामकीय कार्यों में व्यस्त रहते हैं। बी ऑप्शन यहाँ केवल इसका सही होगा 19 का। आगे देखिए, अनेक राज्यों में विकास कार्यों का कप्तान किसको बनाया गया है? कलेक्टर को। सी ऑप्शन सही होगा। किस पद को संकट विमोचक के रूप में देखा जाता है? कलेक्टर को संकट विमोचक के रूप में। ए ऑप्शन। जिलाधिकारी के कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के विषय में निम्न में से कौन सा एक वक्तव्य प्रत्येक राज्य के लिए सही है? चारों में से कौन सा एक वक्तव्य जो है वो सही है? केवल ए, जिला स्तर पर वह राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। केवल ये वाला वक्तव्य ही सही है। 23 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का मुख्य कारण क्या है? इसके सफलता का मुख्य कारण है इसका संचालन नौकरशाही पर निर्भर था। ये इसकी सफलता का मुख्य कारण है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव ये दिया है बलवंत राय मेहता समिति ने। सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा 24 का। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की शुरुआत करने वाला पहला राज्य वो है राजस्थान। डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। बलवंत राय मेहता समिति ने निम्न में से किसको पंचायती राज में अधिक शक्तिशाली स्तर बनाया? पंचायत समिति को। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार जिला परिषद का कार्य क्या है? तो बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार जिला परिषद का कार्य है केवल तालमेल एवं परिवीक्षण होगा। यहाँ पर बी ऑप्शन, केवल तालमेल एवं परिवीक्षण होगा, ये सही है 27 का। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत में राज्य को ग्राम पंचायतों की स्थापना का निर्देश दिया गया? कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 40 में। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अशोक मेहता समिति की प्रमुख सिफारिश कौन सी है? अशोक मेहता समिति की प्रमुख सिफारिश है पंचायतों के चुनाव में राजनीतिक दलों को खुले तौर से भाग लेने की अनुमति होनी चाहिए। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। अशोक मेहता समिति की प्रमुख सिफारिश है कि पंचायती राज के 2 स्तर हों। यह अशोक मेहता समिति की प्रमुख सिफारिश। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आगे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर छांटिए। यहाँ पर देखिए सूची 1 में संशोधन दिए गए हैं, समिति दी गई हैं। 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, बलवंत राय समिति, LM सिंघवी समिति। नीचे कूट दिया गया है तो कौन सा सही होगा इस क्वेश्चन का? 31 का बी ऑप्शन इसका सही है। देखिए यहाँ पर को देखिए 73वां संविधान संशोधन, राज्य वित्त आयोग इसके साथ मैच होगा। खो में देखिए 74वां संविधान संशोधन, नगर परिषदें इसके साथ मैच होगा। बलवंत राय मेहता समिति, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पहले वाले से मैच होगा। और LM सिंघवी समिति, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान किया जाना, ये चौथे के साथ मैच हो जाएगा। तो इस प्रकार बी ऑप्शन जो है 31 का हमारा सही होगा। आगे है, वह कौन सा राज्य है जहां पंचायती राज का मध्यवर्गीय स्तर पंचायत समिति अधिक शक्तिशाली है? यानी वह कौन सा राज्य है जहां पंचायती राज का मध्यवर्ती स्तर पंचायत समिति जो है वो अधिक शक्तिशाली है? वह राजस्थान है। ए ऑप्शन। 2 अक्टूबर 1959 को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना का श्री गणेश कहाँ पर हुआ था? नागौर में। नागौर जिला राजस्थान का जिला है। बी ऑप्शन सही आंसर। निम्नलिखित में से किस एक समिति या आयोग ने केंद्र, राज्य और स्थानीय वित्तों के एकीकरण की सिफारिश की? सिंघवी समिति ने। डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा 34 का। पंचायती राज का वह कौन सा मॉडल है जो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुरूप है? कौन सा मॉडल है? वो मॉडल है राजस्थान मॉडल, जो कि बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुरूप था। सी ऑप्शन राजस्थान मॉडल सही होगा। पंचायती राज का वह कौन सा मॉडल है जहां जिला परिषद की प्रमुख भूमिका दृष्टिगोचर होती है? महाराष्ट्र मॉडल है। ए ऑप्शन, जिसमें जिला परिषद की प्रमुख भूमिका दृष्टिगोचर होती है। 36 का ए। पंचायती राज के द्विस्तरीय ढांचे को उपयुक्त माना है? कौन सी समिति ने पंचायती राज के द्विस्तरीय ढांचे को उपयुक्त माना है? अशोक मेहता समिति ने। बी ऑप्शन सही। अशोक मेहता समिति के सदस्य थे, इनमें से कौन अशोक मेहता समिति के सदस्य थे? नंबूद्रीपाद ये भी, सिद्धराज ढड्ढा, इकबाल नारायण ये भी थे। तो तीनों ही ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नंबूद्रीपाद, सिद्धराज ढड्ढा, इकबाल नारायण।
निम्न में से कौन सा मुख्यमंत्री अशोक मेहता समिति का सदस्य नहीं था? तो इनमें से मोहनलाल सुखाड़िया ये अशोक मेहता समिति के सदस्य नहीं थे। बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। बाकी एम.जी. रामचंद्रन, कर्पूरी ठाकुर, प्रकाश सिंह बादल ये अशोक मेहता समिति के सदस्य थे। निम्न में से किस सदस्य ने अशोक मेहता समिति की सिफारिशों के साथ अपनी विमति प्रस्तुत की? कौन से सदस्य ने? तो वो सदस्य थे सभी थे, यानी कि सिद्धराज डड्डा, नबूद्रीपाद, एस.के. डे। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सभी थे जिन्होंने अशोक मेहता समिति की सिफारिशों के साथ अपनी विमति प्रस्तुत की। पंचायती राज सेवा के निर्माण की सिफारिश किसने की? अशोक मेहता समिति ने। बी ऑप्शन पंचायती राज सेवा के निर्माण की सिफारिश अशोक मेहता समिति। 42 ग्राम सभा एक कौन सी संस्था है? ग्राम सभा। ग्राम सभा एक सलाहकारी संस्था है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। वह कौन सा राज्य है जहां ग्राम सभा को कानूनी मान्यता प्राप्त रही है? वो राज्य है गुजरात, जहां ग्राम सभा को कानूनी मान्यता प्राप्त है। डी ऑप्शन गुजरात राइट होगा। खंड स्तर के पंचायती राज स्टाफ का नायक होता है खंड विकास अधिकारी। ए ऑप्शन यहाँ राइट आंसर 44 का। आगे देखिए, निम्न में से भारत संघ के किस एक राज्य ने ग्राम सभा को ऐसी शक्ति प्रदान की है जिसके द्वारा ग्राम पंचायत के सदस्यों को वापस बुलाया जा सकता है? कौन से राज्य में? मध्य प्रदेश में। सी ऑप्शन 45 का करेक्ट होगा। आगे, महाराष्ट्र में पंचायती राज के निर्माण से संबंधित हैं कौन सी समिति है? महाराष्ट्र में पंचायती राज के निर्माण से संबंधित नायक समिति। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा 46 का। गुजरात का पंचायती राज राजस्थान और महाराष्ट्र के बीच का प्रारूप है। सी ऑप्शन 47 का। राजस्थान सरकार ने पंचायती राज अध्ययन दल का निर्माण किसकी अध्यक्षता में किया? ये किया सादिक अली की अध्यक्षता में। ए ऑप्शन करेक्ट होगा 48 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के पंचायती राज मॉडल में सर्वाधिक शक्तिशाली पद किसका रहा? तो राजस्थान के पंचायती राज मॉडल में सबसे शक्तिशाली पद रहा प्रधान का। बी ऑप्शन। आगे है, पंचायती राज संस्थाओं का अध्ययन करने वाले विद्वानों में उल्लेखनीय नाम किसका है? तो इनमें इकबाल नारायण। बी ऑप्शन सही होगा 50 का। राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में विशेष दिलचस्पी ली गई? राजीव गांधी। ए ऑप्शन सही। पंचायती राज के पुनरुदय की दृष्टि से किस राज्य का मॉडल अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है? कर्नाटक का। सी ऑप्शन सही होगा। पाटलिपुत्र की नगर व्यवस्था की प्रशंसा किसने की? पाटलिपुत्र की नगर व्यवस्था की प्रशंसा की थी मेगास्थनीज ने। आगे है, भारत में पहला नगर निगम कहाँ पर स्थापित किया गया? भारत में पहला नगर निगम स्थापित किया गया चेन्नई में। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे है, अशोक मेहता समिति 1977 ने सिफारिश की थी कि मंडल पंचायत की स्थापना की। ए ऑप्शन मंडल पंचायत की स्थापना की सिफारिश की थी अशोक मेहता समिति ने। 55 में ए। आगे है, नगर पालिका का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा 56 का। नेक्स्ट देखिए, नगर क्षेत्र समितियों का सबसे अधिक प्रचलन किस राज्य में है? नगर क्षेत्र समितियों का सबसे अधिक प्रचलन ये है उत्तर प्रदेश में। बी ऑप्शन। नए विकासशील नगर के लिए निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की जाती है? नए विकासशील नगर के लिए यहाँ पर स्थापना की जाती है अधिसूचित क्षेत्र समितियों की। सी ऑप्शन यहाँ 58 का राइट होगा। छावनी बोर्ड का मुखिया होता है सेना का मुख्य अधिकारी। बी ऑप्शन। शहरी स्थानीय संस्थाओं की प्रमुख समस्या क्या है? शहरी स्थानीय संस्थाओं की प्रमुख समस्या है वित्तीय सहायता के लिए राज्य सरकार पर अत्यधिक निर्भरता। ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, ब्रिटिश शासनकाल में जिला कलेक्टर का प्रमुख कार्य क्या था? ब्रिटिश शासनकाल में जिला कलेक्टर का प्रमुख कार्य था कानून एवं व्यवस्था कायम करना और राजस्व वसूली। डी ऑप्शन सही होगा। बी और सी ये सही है। ब्रिटिश शासनकाल में जिला कलेक्टर का कौन सा कार्य नहीं था? वो था विकास प्रशासन। ये ब्रिटिश शासनकाल में जिला कलेक्टर का कार्य नहीं था। आगे है, स्वतंत्रता से पहले जिला कलेक्टर निम्न में से किस सेवा का होता था? स्वतंत्रता से पूर्व जिला कलेक्टर निम्नलिखित में से किस सेवा का होता था? ये होता था ICS। सी ऑप्शन।
स्वतंत्रता के पश्चात जिलाधिकारी की भूमिका में महत्वपूर्ण परिवर्तन आने का कारण क्या था? वो था प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण, बी ऑप्शन। निम्न में से किसका पंचायती राज से संबंध नहीं है? तो गोरवाला रिपोर्ट जो है इसका संबंध पंचायती राज से नहीं है, डी ऑप्शन। बाकी LM सिंघवी समिति रिपोर्ट पंचायती राज से संबंधित, नायक समिति रिपोर्ट पंचायती राज से संबंधित, सादिक अली समिति रिपोर्ट भी पंचायती राज से संबंधित है। जिला कलेक्टर होता है, तो जिला कलेक्टर जो होता है अखिल भारतीय सेवा का सदस्य, डी ऑप्शन 66 का। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेदों के अधीन राज्य विधानमंडल पंचायतों को शक्तियों तथा कार्यों का प्रत्यायोजन करते हैं? कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 243 जी तथा 243 एच के अधीन, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। राज्य और जिले के बीच समन्वयक होता है, कौन राज्य और जिले के बीच में एक समन्वयक होता है? कलेक्टर, सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर। आगे है जिला विभाजित होता है, तो जिला जो है ये उपखंड में विभाजित होता है, सी ऑप्शन यहाँ पर 69 का सही होगा। और उपखंड किस में विभाजित होता है? उपखंड विभाजित होता है तहसील में, ए ऑप्शन। और जिला कलेक्टर किसके लिए कार्य करता है? जिला कलेक्टर कार्य करता है राज्य शासन के लिए, बी ऑप्शन। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जिला कलेक्टर को सुरक्षा प्रदान की गई है? तो जिला कलेक्टर को सुरक्षा जो प्रदान की गई है संविधान के अनुच्छेद 311 के अंतर्गत, 72 का ए आंसर यहाँ पर राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 311। विकास कार्यों की समुचित देखभाल हेतु तथा जिला कलेक्टर के कार्यों के बोझ को कम करने के लिए किस समिति ने एक अलग पद के सृजन का सुझाव दिया था? कौन सी समिति ने? अशोक मेहता समिति ने, बी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा 73 का। 74 में देखिए, नगर पालिका क्षेत्र का तात्पर्य नगर पालिका के प्रादेशिक क्षेत्र से है जिसकी अधिसूचना दी जाती है राज्यपाल को, ए ऑप्शन 74 का राइट होगा। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी सरकार से तात्पर्य है कलेक्टर और पटवारी, तो ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी सरकार से क्या तात्पर्य है? कलेक्टर और पटवारी, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा 75 का। आगे देखिए, शांति भंग की अवस्था में दंगाइयों पर गोली चलाने के आदेश जारी करने में निर्णायक भूमिका किसकी रहती है? ये भूमिका रहती है जिला कलेक्टर की, ए ऑप्शन यहाँ पर 76 का। आगे, नगरीय स्थानीय शासन संस्था का उदाहरण है, इनमें से कौन सा नगरीय स्थानीय संस्था का उदाहरण है? वो है नगर पालिका, सी ऑप्शन। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, इस पुस्तक के लेखक हैं S खेरा, बी ऑप्शन राइट आंसर। लॉर्ड मेयो के प्रसिद्ध प्रस्ताव 1870 में किस बात पर जोर दिया गया था? तो लॉर्ड मेयो के प्रसिद्ध प्रस्ताव जो 1870 का प्रस्ताव था उसमें जोर दिया गया था विकेंद्रीकरण पर, बी ऑप्शन। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसको माना जाता है? लॉर्ड रिपन को, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अन्य नगर निकायों की तुलना में अधिक स्वायत्तता का उपयोग करता है, वो नगर निगम, बी ऑप्शन। नगरीय स्थानीय शासन का रूप नहीं है, इनमें से कौन सा नगरीय स्थानीय शासन का रूप नहीं है? जिला परिषद, बी ऑप्शन। देश के प्राचीनतम नगर निगम कौन से हैं? देश के प्राचीनतम नगर निगम वो है मुंबई, चेन्नई तथा कोलकाता, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नगरीय शासन की निगम पद्धति, नगरीय शासन की निगम पद्धति बड़े नगरों के लिए है, ए ऑप्शन। नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? नगर निगम के अध्यक्ष को महापौर कहते हैं, सी ऑप्शन। स्थानीय स्तर पर या सैनिक शासन का ही प्रच्छन्न रूप है, कौन सा स्थानीय स्तर पर सैनिक शासन का प्रच्छन्न रूप है? छावनी परिषद है, डी ऑप्शन। नगर निगमों में महापौर के प्रभावी नहीं होने के कारण क्या है? नगर निगमों में महापौर के प्रभावी नहीं होने के कारण, तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन, अल्पावधि कमिश्नर या मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को अत्यधिक अधिकार, तो डी ऑप्शन ए बी सी ये तीनों ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर की नियुक्ति कौन करता है? दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर की नियुक्ति करता है केंद्रीय सरकार, ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? 4 वक्तव्य दिए गए हैं नगर निगम और महापौर से संबंधित, तो इनमें से जो सही नहीं है वो है आमतौर से सैनिक सेवा का कोई वरिष्ठ सदस्य कमिश्नर पद पर नियुक्त किया जाता है, ये वाला वक्तव्य सही नहीं है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा 89 का। बाकी ये तीनों ही सही हैं, कमिश्नर या मुख्य कार्यपालक
पदाधिकारी नगर निगम का वास्तविक शासक है, सही है। महापौर नगर निगम का औपचारिक प्रधान है, सही है। नगर निगम की समस्त प्रशासकीय एवं कार्यकारिणी शक्तियां कमिश्नर में निहित होती हैं, ये भी सही है। डी ऑप्शन सही नहीं है। आगे है, केंद्रीय सरकार की प्रतिरक्षा मंत्रालय के अधीन काम करने वाली स्थानीय संस्था वो है छावनी परिषद, ए ऑप्शन 90 का। 91, निम्न में से किस समिति ने जिला स्तर पर नियामक तथा विकास कार्यों में पृथक्करण की अनुशंसा की? GVK राव समिति ने, डी ऑप्शन। राजस्थान में छावनी मंडल की स्थापना कहाँ पर की गई है? छावनी मंडल की स्थापना राजस्थान में की गई है नसीराबाद में, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा 92 का। आगे है, गुजरात राज्य में पंचायती राज की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई? ये की गई RL पारिक समिति की सिफारिश के आधार पर, सी ऑप्शन 93 का करेक्ट होगा। 94, कौन सा जोड़ा गलत है? इसमें देखिए स्टेट्स दी गई हैं और समितियां दी गई हैं, इनमें से कौन सा जो गलत है? तो कर्नाटक गिरधारी लाल व्यास समिति, ये वाला पेयर जो ये गलत है। बाकी राजस्थान सादिक अली समिति सही, महाराष्ट्र नायक समिति और गुजरात RL पारिक समिति ये सही है। 95, पंचायती राज का आंध्र प्रदेश मॉडल किस राज्य के मॉडल से मिलता जुलता है? ये मिलता जुलता है राजस्थान के मॉडल से, ए ऑप्शन राइट आंसर। 96, वह कौन सा राज्य है जहां पंचायती राज की मध्य स्तरीय संस्था पंचायत समिति को अधिक कार्य व शक्तियां न सौंपकर जिला परिषद को सौंपी गई हैं? कौन सा राज्य है वो राज्य है महाराष्ट्र, डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पंचायती राज एवं नगरीय संस्थाओं की पुनर्रचना के विशिष्ट प्रयास किए गए? कौन से प्रधानमंत्री के काल में? राजीव गांधी जी के काल में, बी ऑप्शन सही होगा। 98 में देखिए, भारत में पंचायती राज का अध्ययन अनुसंधान करने वाले विद्वानों में उल्लेखनीय नाम किसका है? वो है डॉक्टर इकबाल नारायण का, ए ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट, स्थानीय स्वशासन में चुने गए पदाधिकारियों को वापस बुलाने का प्रावधान कार्यान्वित किया गया है मध्य प्रदेश में, सी ऑप्शन यहाँ सही होगा 99 का। नेक्स्ट 100 क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज के पुनर्गठन के संबंध में राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में संसद में संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसे लोकसभा ने पारित कर दिया किंतु राज्यसभा ने पारित नहीं किया। तो इसमें 64वां संविधान संशोधन विधेयक था, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में क्या जोड़ा गया? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में जोड़ा गया भाग 9, बी ऑप्शन। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर है लेकिन इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकती है आने वाले PGT के एग्जाम में, तो साथ के साथ में चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रावधान किया गया है, तो क्या प्रावधान किया गया है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा? इसमें प्रावधान किया गया है पंचायती राज के 3 स्तर, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा 102 का। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा उस राज्य में जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है वहाँ किसका गठन आवश्यक नहीं है? तो वहाँ गठन पंचायती राज का मध्यवर्ती स्तर जो है इसका गठन आवश्यक नहीं है जहाँ की जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा, ये 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट देखिए 104, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा महिलाओं के लिए कितना आरक्षण है? 1/3 आरक्षण, सी ऑप्शन 1/3 राइट आंसर होगा। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष का, सी ऑप्शन राइट आंसर। आगे है, 73वें संविधान संशोधन की दृष्टि से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? 4 वक्तव्य दिए गए हैं 73वें संविधान संशोधन से संबंधित हैं, तो इनमें से एक वक्तव्य जो है वो सही नहीं है। वो कौन सा है? वो है किसी पंचायत के गठन के लिए निर्वाचन 5 वर्ष की अवधि के पूर्व और विघटन की तिथि से 9 माह की अवधि के अवसान से पूर्व करा लिया जाएगा, ये वाला कथन जो है वो सही नहीं है। बाकी ये तीनों ही कथन 73वें संविधान संशोधन की दृष्टि से सही हैं। नेक्स्ट देखिए, 73वें संविधान संशोधन में निम्नलिखित में से किसका प्रावधान नहीं है? इनमें से तो इनमें से मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को पंचायतों के चुनावों में प्रत्यक्ष भाग लेने का अधिकार होगा, ये 73वें संविधान संशोधन में इसका प्रावधान नहीं है, डी ऑप्शन यहाँ पर ये सही होगा। नेक्स्ट देखिए, 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 11वीं अनुसूची में पंचायतों को कितने विषय सौंपे गए?
29 29 विषय सौंपे गए हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर 108 का राइट होगा। आगे है 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को सौंपा गया विषय कौन सा है? वो विषय है परिवार कल्याण। बी ऑप्शन सही होगा। आगे पूछा गया है संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध है पंचायती राज से। बी ऑप्शन। 111 पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने वाला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है? वो है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसमें पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। सी ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए नेक्स्ट, संविधान की 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? संविधान की 12वीं अनुसूची संबंधित है नगर पालिकाओं से। बी ऑप्शन सही होगा। 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं, 18। सी ऑप्शन सही आंसर। आगे देखिए 74वें संविधान संशोधन के अनुसार महानगर क्षेत्र किसे कहा गया है? 74वें संविधान संशोधन के अनुसार महानगर क्षेत्र किसे कहा गया है? ये कहा गया है जिसकी जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक है। डी ऑप्शन, इसे महानगर कहा गया है। नेक्स्ट देखिए 74वें संविधान संशोधन के अनुसार नगर पालिकाओं का कार्यकाल कितना रखा गया? 5 वर्ष का। बी ऑप्शन सही होगा। आगे पूछा गया है 74वें संविधान संशोधन के अनुसार किसी संक्रमणशील क्षेत्र के लिए निम्नलिखित प्रावधान है। किसके लिए हैं? ये है नगर पंचायत के लिए। ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए 74वें संविधान संशोधन के अनुसार महिलाओं के लिए कितना आरक्षण है? 1/3। पहले भी डिस्कस किया। 1/3 यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा। आगे है 74वें संविधान संशोधन द्वारा किसका प्रावधान नहीं है? तो इसमें से योजना आयोग का प्रावधान नहीं है 74वें संविधान संशोधन द्वारा। योजना आयोग। डी ऑप्शन 118 का सही होगा। नेक्स्ट है 74वें संविधान संशोधन द्वारा किसका प्रावधान है? तो इसमें वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, महानगर योजना समिति, इन तीनों का प्रावधान है। तो डी ऑप्शन इनमें से सभी सही होगा। कौन सा कार्य नगर पालिकाओं का नहीं है? इनमें से कौन सा कार्य नगर पालिकाओं का नहीं है? तो वो है शांति एवं व्यवस्था। ये नगर पालिकाओं का कार्य नहीं है, शांति एवं व्यवस्था। बी ऑप्शन सही होगा। बाकी गंदी बस्ती सुधार, सड़कें और पुल, अग्निशमन सेवाएं, ये नगर पालिकाओं का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74वें संविधान संशोधन द्वारा छोटे नगरों के लिए किसका प्रावधान है? छोटे नगरों के लिए प्रावधान है नगर पालिका परिषद का। बी ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक समस्या शहरी स्थानीय सरकार की सबसे महत्वपूर्ण समस्या है? शहरी स्थानीय सरकार की सबसे महत्वपूर्ण समस्या है गंदी बस्तियां और पर्यावरणीय ह्रास। बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा 122 का। नेक्स्ट में देखिए हमारी पंचायती राज संस्थाओं में संरचनात्मक विभिन्नताओं के बावजूद जिला स्तर पर विकास प्रशासन में एक ओजस्वी भूमिका निभाने वाला अधिकारी कौन है? वह जिला कलेक्टर। सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे पूछा गया है सही क्रम में लिखिए। ये समितियाँ हैं, इनको सही क्रम में हमने अरेंज करना है 124 में। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। सबसे पहले आएगी बलवंत राय मेहता समिति नंबर 1 पर, उसके बाद नायक समिति 2, उसके बाद अशोक मेहता समिति तीसरे नंबर पर, और लास्ट में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति नंबर 4 पे आएगी। ये सही क्रम है इनका। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए निम्न में से किन किन पर चुंगी लागू की जाती है? चुंगी कर किन किन के ऊपर लागू किया जाता है? तो चुंगी कर जो है ये लागू किया जाता है, देखिए नीचे कूट दिए गए हैं, केवल 1 और 3 पर। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। देखिए चुंगी कर लागू किया जाता है वे वस्तुएं जो नगर निगम के क्षेत्रीय अधिकार सीमा से बाहर से आती हैं, और वे वस्तुएं जो एक नगर पालिका की क्षेत्रीय अधिकार सीमा में बाहर से आती हैं, इन दोनों के ऊपर। पहला और तीसरा ही केवल यहाँ सही होगा। आगे 126 में पंचायती राज के संदर्भ में हुए 73वें संविधान संशोधन के महत्वपूर्ण तत्व निम्न में से कौन है? वो महत्वपूर्ण तत्व कौन है? वो हैं सभी स्तरों पर सदस्यों का सीधा निर्वाचन करने के लिए अधिदेशी व्यवस्था, और मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर सभाध्यक्षों का अप्रत्यक्ष निर्वाचन। सी ऑप्शन हमारा सही है। 1, 2 और 4 इनके ऊपर। भारत में शहरी स्थानिक निकायों के राजस्व के प्रमुख स्रोत क्या हैं? शहरी स्थानिक निकायों के राजस्व के प्रमुख स्रोत भारत में कौन है? वो हैं कर और अनुदान। बी ऑप्शन हमारा 1 और 3 ये सही है।
128। निम्न में से कौन सा कार्य जिला कलेक्टर का नहीं है? इनमें से जो जिला कलेक्टर का कार्य नहीं है वो है भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत मामलों का विचारण। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। बाकी विधि व्यवस्था का प्रबंध, सर्वेक्षण तथा व्यवस्थापन, आपराधिक दंड संहिता के उपबंधों का परिवर्तन, ये जिला कलेक्टर के कार्य हैं। संविधान के 73वें संशोधन में निम्न में से कौन कौन से उपबंध किए गए हैं? तो इसमें उपबंध किए गए हैं राज्य शासन द्वारा कार्यों का न्यायगमन और राज्य वित्त आयोग का सृजन, ये दो कार्य। बी ऑप्शन यहाँ, ये दो उपबंध जो है ये बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा दूसरा और तीसरा ये राइट होगा। नगर निगमों के संबंध में संविधान के 74वें संविधान संशोधन में निम्न में से किस किस का प्रावधान है? इसमें सभी का प्रावधान है। डी ऑप्शन 1 2 3 4 सभी का प्रावधान है। वार्डों के आधार पर सीधे निर्वाचनों द्वारा स्थान भरे जाने चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण होना चाहिए। पिछड़े वर्गों के लिए स्थानों का आरक्षण होना चाहिए। स्त्रियों के लिए 1/3 स्थानों का आरक्षण होना चाहिए। तो चारों ही हैं। 131। अब जिला कलेक्टर सरकार और जनता के बीच संप्रेषण का माध्यम नहीं रह गया है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण है? वो कारण है उपनिवेशीय शासन का अंत, पहले वाला, और जिले के अधिक प्रभावी लोकतंत्री संस्थाओं का उदय, दूसरा। दोनों ही सही हैं ये। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा 131 का। भारत में निम्नलिखित में से कौन कौन से नगरीय स्थानीय निकाय हैं? वो हैं नगर निगम, छावनी मंडल, अनुसूचित क्षेत्रीय समितियां और नगरीय क्षेत्र समितियां। बी ऑप्शन 2 और 3। नीचे दो वक्तव्य दिए हैं जिनमें से एक को कथन कहा गया है और दूसरे को कारण कहा गया है। कथन है जिला स्तर पर दो महत्वपूर्ण कृत्य कार्यों अर्थात जिला परिषद का अध्यक्ष और कलेक्टर तथा जिला मजिस्ट्रेट का होना प्राधिकार के संघर्ष का हेतु बना है। और कारण जो है यार, दोनों के बीच कृत्यों का कोई विभाजन नहीं है। तो क्या सही होगा इसमें? तो इसमें ए गलत है परंतु आर सही है। डी ऑप्शन, ये वाला कथन गलत है और कारण जो है दोनों के बीच कृत्यों का कोई विभाजन नहीं, ये सही है। डी ऑप्शन हमारा यहाँ सही होगा। 134। जिले का पुलिस बल किसके सामान्य पर्यवेक्षण के अधीन विधि और व्यवस्था बनाए रखता है? ये जिले के पुलिस अधीक्षक के। डी ऑप्शन यहाँ राइट होगा। आगे देखिए, पंचायती राज से संबंधित अशोक मेहता समिति की स्थापना कब हुई थी? अशोक मेहता समिति की स्थापना हुई थी 1977 1977 ईस्वी में। डी ऑप्शन हमारा यहाँ राइट आंसर होगा। आगे है, भारत में सामुदायिक विकास योजना को कब शुरू किया गया? सामुदायिक विकास योजना को भारत में शुरू किया गया 2 अक्टूबर 1952 को। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। किस समिति ने जिला कलेक्टर को विकास कार्यों से मुक्त करके एक नया पद सृजित करने की सिफारिश की? कौन सी समिति ने? अशोक मेहता समिति ने। बी ऑप्शन हमारा 137 का होगा सही आंसर। कौन सा कार्य जिला कलेक्टर का नहीं है इनमें से 138 में? तो संघ सरकार को सार्वजनिक नीति निर्माण परामर्श देना, ये जिला कलेक्टर का कार्य नहीं है। डी ऑप्शन। आगे है, सर्वाधिक प्राचीन नगर निगम, सर्वाधिक प्राचीन नगर निगम चेन्नई नगर निगम। डी ऑप्शन, सर्वाधिक सबसे प्राचीन नगर निगम है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण है एक पंजीकृत निकाय। बी ऑप्शन हमारा यहाँ राइट आंसर होगा। इसी के साथ फ्रेंड्स देखिए, अभी हमने लगभग 200 क्वेश्चन जो हैं ये भारतीय प्रशासन से संबंधित, लोकायुक्त लोकपाल से संबंधित, 73वां 74वां संविधान संशोधन, पंचायती राज से संबंधित जो थे उन्हें डिस्कस कर लिए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग पेशेंस।